हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे क्लास 10th की बुक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जिसके अंतर्गत अपने पिछली क्लास के अंतर्गत इतिहास का काल विभाजन पढ़ा था, लोह युग उसके बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता को। जो प्राचीन है, ये सरस्वती नदी या जो सरस्वती नदी घाटी है क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई और ये वर्तमान में गग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। सरस्वती नदी घाटी या सरस्वती नदी, इसको जो ये गग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। तो ये है कहाँ पर कालीबंगा सभ्यता? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। तो आपको थोड़ा याद रखना है कि कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत। और कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये गग्गर नदी। इस स्थल का नाम या कह सकते, इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा। यानी इस स्थान पर जब खुदाई की गई तो यहाँ पर जो इसका नामकरण कालीबंगा रखा गया, वो यहाँ से खुदाई में जो काली चूड़ियाँ मिली उनके कारण इसका नामकरण किया गया था। क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा को क्या कहा जाता है? चूड़िया। सर्वप्रथम 1952 के अंतर्गत अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और उसके बाद में 61-62 के अंतर्गत बीबी लाल के द्वारा और बी के थापर द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया। यानी सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात रखना है कि ये गग्गर नदी के किनारे है और ये गग्गर नदी जो पहले सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी और ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और इस सभ्यता का नाम जो कालीबंगा रखा गया, वो यहाँ से जो खुदाई में प्राप्त काली चूड़ियाँ मिली उसके आधार पर इसका नाम कालीबंगा रखा गया। और बंगा का शाब्दिक अर्थ होता है चूड़ियाँ। और यहाँ से किस प्रकार की चूड़ियाँ प्राप्त हुई? काले कलर की। तो इसका नाम पड़ा कालीबंगा। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अमलानंद घोष के द्वारा। और उसके बाद में यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य 61-62 में शुरू हुआ था, वो बीबी लाल के द्वारा और बी के थापर के द्वारा किया गया था। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। तो कालीबंगा के अंतर्गत जो उत्खनन का कार्य हुआ वो कितने स्तरों में हुआ? 5 स्तरों के अंतर्गत हुआ था। यानी आपसे सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि कालीबंगा के अंतर्गत जो उत्खनन का कार्य हुआ वो कितने स्तरों पर हुआ? तो यहाँ पर कितने स्तर मिले थे? 5 स्तर मिले थे। आगे बढ़ते हैं। प्रथम दो स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। जो 2 स्तर मिले ना, प्रथम 2, वो तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माने जाते हैं। वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान ही और समकालीन है। यानी कुल कितने स्तर मिले? आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता में कुल स्तर कितने मिले, तो आपको याद रखने 5, जिसमें जो पहला और दूसरा स्तर था वो हड़प्पा जो सभ्यता थी उससे भी पुराना था। लेकिन जो तीसरा, चौथा और 5वां स्तर था उसके अंदर जो सामग्री मिली वो हड़प्पाकालीन सामग्री के समान या समकालीन थी। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरी हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा सभ्यता यानी जो 2 स्तर मिले वो हड़प्पाकालीन सभ्यता के पहले के थे, इसलिए इसको प्राक हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा
जो सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ एक नगर था। ये तो कैसी व्यवस्था थी? ये नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ पर मकान बनाने के लिए मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर उपयुक्त किया गया था। यानी यहाँ पर जो मकान बनाए गए उसके अंतर्गत जो ईंटें प्राप्त की गई थी, उन ईंटों को क्या किया गया था? धूप में पकाकर उपयोग किया गया था। यानी जो मिट्टी की ईंटें थी, इनको पहले तैयार करके फिर इनको धूप के अंदर सुखाया गया और फिर मकान बनाने के लिए उपयोग में लिया गया था। यहाँ से उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष जो पतले और हल्के हैं तथा इनके सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। यानी उत्खनन से जो प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष बिल्कुल कैसे हैं? पतले हैं और हल्के हैं तथा इनमें सुंदरता और सुडौलता का बिल्कुल क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। यानी इतने सुंदर अपन को आकर्षित नहीं लगते। बर्तनों का रंग कैसा था? लाल कलर का। तो आपसे पूछे, यहाँ पर इतना नहीं पूछेंगे, फिर भी आप थोड़ा सा याद रखना कि यहाँ पर जो बर्तन मिले वो लाल कलर के मिले, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची हुई थी। बर्तन का जो रंग था वो तो था लाल, यानी इसके ऊपर काली और सफ़ेद रंग की क्या खींची गई थी? ऐसे करके रेखाएं खींची गई थी। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से अपन को प्राप्त होते हैं। लोग एक ही खेत में दो फसलें उगाते थे और यहाँ पर खेत एक ही था, लेकिन एक ही खेत में कितनी फसलें उगाई जाती थी? दो फसलें उगाई जाती थी। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है और साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले। यानी एक बच्चे की खोपड़ी मिली जिसकी कह सकते उस खोपड़ी के अंतर्गत कितने छिद्र थे? 6 छिद्र थे। यानी जो बच्चे की खोपड़ी थी उस खोपड़ी के अंतर्गत कितने छिद्र मिले आपको? 6 छिद्र मिले, जिसे मस्तिष्क शोधन बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। कहते हैं कि भाई बालक था या कुछ बीमारी फैल गई थी मस्तिष्क से संबंधित, उस बीमारी को ठीक करने के लिए शायद इस मस्तिष्क के अंदर 6 छेद किए गए थे। यानी चिकित्सा का भी प्रमाण मिलता है कि भाई यहाँ पर चिकित्सा पद्धति थी। यहाँ से प्राप्त खिलौनों के अंतर्गत जैसे ये बैलगाड़ी हो गया, हवन कुंड हो गए, लकड़ी की नाली बनी हुई थी और बेलनाकार जो मोहर है वो प्राप्त होती है। यानी बैलगाड़ी प्राप्त हो गई, हवन कुंड भी यहाँ से प्राप्त हुए और यहाँ पर जो नालियाँ थी वो किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। और यहाँ पर बेलनाकार मोहर भी प्राप्त हुई। जो मोहर होता है ना, जैसे सील जिसको अपन अटेस्ट करते हैं उसको सील कहते हैं, वो मोहर होते हैं। तो यहाँ पर मोहर कैसे मिली आपको? बेलनाकार मोहर मिली। आगे पढ़ेंगे अपन आहड़ सभ्यता के बारे में। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, कौन सी नदी? आहड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुराने पाषाण धातु युगीन सभ्यताओं के अवशेष सामने आए। यानी ये आहड़ सभ्यता है कहाँ पर? ये आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है, उदयपुर शहर के पास में। और किस नदी के किनारे पर स्थित है? आहड़ नदी के किनारे पर। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है जिसे धूलकोट कहते हैं। यानी धूल यानी मिट्टी का टीला। यानी इस आहड़ सभ्यता को यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो इसको धूलकोट के नाम से जानते थे। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन का कार्य शुरू हुआ था। यानी इसकी जो खोज की गई थी वो तो की गई थी 1953 के अंतर्गत अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, लेकिन उसके बाद में जो उत्खनन का कार्य हुआ था वो रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के निर्देशन में किया गया था।
इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई हुई ईंटों तथा पत्थरों का उपयोग करते थे। तो यहाँ पर भी मकान बनाने के लिए जो ईंटें उपयोग में की गई थी उसको धूप में सुखा कर इसका उपयोग किया गया था और साथ में पत्थरों का भी उपयोग होता था। आड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ ही दफनाते थे। तो आपको यहाँ पर थोड़ा यह ध्यान रखना है कि जो आड़ के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उनको तो दफनाया जाता था ना, तो वो दफनाने की परंपरा थी और उसके अंतर्गत जो उनके गहने और जो आभूषण थे वो उनको साथ में ही दफना दिया जाता था। यानी जब मृत्यु होने के बाद में जब किसी को दफनाया जाता था तो उनके साथ में ही उनके गहने वगैरह उनके साथ में दफना दिए जाते थे। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले, जो आहड़ को लाल और काले मिट्टी के बर्तनों वाले संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन हुए और वो भी कैसे हुए थे, लाल और काले मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलती है। यानी आहड़ का दूसरा नाम क्या है, ताम्रवती नगरी। यहाँ पर जो तांबा है उसका शायद उत्खनन अधिक मात्रा में हुआ था, इसलिए इसका दूसरा नाम है ताम्रवती नगरी। तो आपसे पूछ सकते हैं ताम्रवती नगरी किसका नाम है, तो आहड़ का दूसरा नाम है। यहाँ तांबे के औजार और उपकरण के अत्यधिक उपयोग के कारण यह रखा गया था। यानी यहाँ पर तांबे के औजार अधिक मिले और तांबे के जो औजार थे और उपकरणों की अधिकता के कारण इसका नाम रखा गया। और उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। यानी यहाँ से क्या प्राप्त हुए, अपन को ठप्पे प्राप्त हुए। जो रंगाई छपाई के अंतर्गत जो चित्र बनाने के लिए जो काम में आते हैं उनको अपन ठप्पे कहते हैं, वो भी यहाँ से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे गिलोट सभ्यता। गिलोट राजसमंद जिले में स्थित गिलोट कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टिल्लों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई। यानी आप सबसे पहले तो याद रखना है कि गिलोट है का ये राजसमंद जिले में है और कौन सी नदी के तट पर है, बनास नदी के तट पर। और ये किससे जुड़ी हुई है, आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई। किससे, आहड़ संस्कृति से, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। 1957 और 58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर उत्खनन का कार्य कब हुआ था, 1957 और 58 में। किन के निर्देशन में हुआ था, तो बीबी लाल के निर्देशन में। और उसके बाद 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर V.S. शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर जो ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य हुआ था। तो आपको याद रखना है कि भाई जो अमेरिका के जो पेंसिल्वेनिया जो विश्वविद्यालय है, यहाँ का जो एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर ग्रेगरी जो पोसल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन का कार्य होता है। और उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं जिसका समय 1000 से लेकर 1900 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया था। गिलोट से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। आपसे पूछे गिलोट से कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, तो 5 प्रकार के। जैसे एक तो मिला सादा, कैसा मिला, बिल्कुल सादा। और दूसरा मिला है अपन को काले, तीसरा मिला है पॉलिशदार, फिर भूरे कलर का, और फिर लाल और काले कलर के जो चित्रित मर्तबान मिले। यानी बिल्कुल एक तो सादा और एक जो कलर में काला था और एक के ऊपर पॉलिश की हुई थी, एक भूरे कलर का था और एक लाल और काले
चित्रित युक्त मर्तबांड भी मिले और उत्खनन में मिट्टी के खिलौने और साथ साथ में पत्थर की गोलियां मिली। हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी मिले। आप सो याद रखना कि भाई हाथी दांत की जो चूड़ियां हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई है, वो गिलूंड से प्राप्त हुई है। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलूंट में इसका प्रचुर उपयोग हुआ। यानी एक यहाँ पर अच्छी बात कही गई है कि जो आहड़ सभ्यता है इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। कैसे ईंटों का प्रयोग हुआ है, धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। लेकिन गिलूट में इसका जो उपयोग हुआ है ईंटों का, वो आग में पकाई हुई ईंटों का हुआ है। यानी जो दूसरे क्षेत्रों के अंदर बात करें तो वहाँ पर जो ईंटें थी उनको धूप में सुखाकर फिर इसका उपयोग किया गया था, लेकिन गिलूट के अंतर्गत जो ईंटें प्राप्त हुई उनको बनाने के बाद में आग के अंतर्गत तपाकर फिर उसका उपयोग किया गया था। आगे पढ़ेंगे बागौर सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर में कोठारी नदी के तट पर डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में जो ये 1967 से 1970 तक उत्खनन का कार्य किया गया। तो आप सबको यहाँ पर याद रखना है कि ये बागौर सभ्यता है कहाँ, सबसे पहले तो भीलवाड़ा के अंतर्गत, और कौन सी नदी के तट पर है, नदी है ये कोठारी नदी। और उत्खनन किसके द्वारा किसके निर्देशन में किया गया था, तो डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन के अंतर्गत। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल के सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए जो 4 से 5,000 वर्ष पूर्व माने जाते। यानी यहाँ पर जो उत्खनन जो काल था वो प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण, क्या कहा गया है यहाँ पर, बड़ी संख्या में लघु पाषाण, लघु यानी छोटे, पाषाण यानी पत्थर के बने हुए उपकरण मिले। यानी यहाँ से जो बागौर से जो उपकरण प्राप्त हुए थे वो लघु पत्थर, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाण है। यानी कहते हैं कि भाई यहाँ के जो निवासी वो क्या करते थे, आखेट करते थे। बागौर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए और इनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई छेद वाली सुई कहाँ से प्राप्त हुई। जो छेद वाली सुई होती है ना वो प्राप्त हुई है यहाँ से बागौर से। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य भी प्राप्त हुए। यानी कृषि के भी और साथ साथ में इस पशुपालन के भी जो प्राचीन साक्ष्य वो प्राप्त होते। बागौर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल एवं लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र रहा। अब सबसे महत्वपूर्ण एक आती है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर के बारे में पढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर जिले के अंतर्गत कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्र युगीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल। तो गणेश्वर सभ्यता है कहाँ पर, नीम का थाना सीकर। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, ये कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष मिले। तो यहाँ पर उत्खनन का कार्य किन के निर्देशन में हुआ था, रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के जो आयुध व उपकरण मिले। क्या क्या प्राप्त हुआ है, तांबे के जो आयुध और उपकरण मिले हैं जो इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं से प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तांबा था। यानी यहाँ से जो तांबे के उपकरण और पात्र प्राप्त हुए ना उसके अंतर्गत वो लगभग 99% तांबे से युक्त थे। जो इस क्षेत्र में
तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है, क्योंकि यहाँ से जो भी उपकरण वगैरह प्राप्त हुए ना, वहाँ पर 99% उसके अंतर्गत क्या था, तांबा। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें जो कर्ष किस नाम से जाना जाता है, ये कर्ष वर्णी मर्तपात्र कहते हैं। यहाँ बर्तन काले व नीले रंग से सजाए गए, यहाँ पर जो भी बर्तन है उसको काले और नीले रंग से सजाए गए थे। और गणेश्वर भारत की जो तांबर सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था, यानी हड़प्पा के अंतर्गत और मोहनजोदड़ो के अंतर्गत जो तांबा भेजा जाता था वो इस गणेश्वर सभ्यता से ही भेजा जाता था। और यहाँ से जो मर्दबाण प्राप्त हुए थे ना, वो काले और नीले रंग के थे, और कपी सुवर्णी मर्दबाण यहाँ से प्राप्त हुए थे। और गणेश्वर को तांबर सभ्यताओं की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता था। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। भीनमाल जो कहाँ पर है, जालोर के अंतर्गत है, की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उत्खनन RC अग्रवाल ने करवाया था। यानी जालोर के अंतर्गत जो भीनमाल क्षेत्र है वहाँ पर भी एक सभ्यता प्राप्त हुई थी जिसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, RC अग्रवाल के द्वारा। यहाँ से एक रोमन जो एम्फोरा यानी सूरा पात्र व एक यूनानी सुराही मिली, यानी भीनमाल से जो यहाँ से खुदाई हुई तो यहाँ से क्या मिला, एक रोमन एम्फोरा, रोमन एम्फोरा जिसको अपन सूरा पात्र भी कहते हैं, वो यहाँ से प्राप्त हुआ था। और एक यूनानी सुराही भी प्राप्त हुई है जो इनके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करते हैं। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल। यानी यहाँ से जो कुछ कह सकते हैं RC अग्रवाल ने इनकी उत्खनन का कार्य करवाया था। और यहाँ से एक रोमन एम्फोरा जो सूरापात्र भी मिला और यूनानी सुराही भी मिली, जिसे अपन ये कहते हैं कि यहाँ का जो व्यापार था वो विदेश से होता था। और भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है, श्रीमाल। इसी प्रकार उस उदयपुर के अंतर्गत एक और जगह है जिसको अपन कहते हैं ईशवाल। किस नाम से जानते हैं, ईशवाल नाम से। ये प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यताओं के प्रमाण मिले। यहाँ से समर्थ लोहे उद्योग के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी ईशवाल से क्या प्राप्त हुआ, लोह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित जो बैराट, तो आपको याद रखना बैराट कहाँ है, बैराट जयपुर के अंतर्गत है। कि बीजक की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, एक बीजक की पहाड़ी, एक भीम की डोंगरी और एक महादेव जी की डोंगरी से हड़प्पा सभ्यता में मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। यानी जो बैराट के अंतर्गत है ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, और मौर्य काल के जो अवशेष है वहाँ वो यहाँ से इस बैराट से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। दयाराम साहनी, नील रतन बैनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इनके उत्खनन से जुड़े हुए थे। तो ये आपको पक्का याद रखना है कि इनसे जुड़े हुए कौन थे, एक दयाराम साहनी, एक नील रतन बैनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता से जुड़े हुए थे, बैराट सभ्यता से। बैराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से क्या प्राप्त होता है, एक गोल मंदिर प्राप्त होता है और अशोक के जो स्तंभ के है ना वो अवशेष प्राप्त होते हैं। बैराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ। तो आपसे पूछ सकते हैं अशोक का जो भाब्रू अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो बैराट जयपुर से प्राप्त होता है, जो बौद्ध अशोक के बौद्ध धर्म के अन्वय होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अशोक है उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उसका पुख्ता सबूत अपन के पास में क्या था, तो ये जो अशोक का ये भाब्रू शिलालेख प्राप्त था ना, इससे ये पता चलता है कि भाई अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था।
फिर आता है बालाथल उदयपुर। बालाथल कहाँ है? उदयपुर में प्रोफेसर V.N. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र जो पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई और इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। तो आपको पता रखना है बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। और यहाँ पर जो उत्खनन का कार्य हुआ था वो V.N. मिश्र के निर्देशन के अंतर्गत किया गया था। एक अन्य जो महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल जो कहाँ पर है? हनुमान गेट के अंतर्गत। ओजनिया कहाँ है? भीलवाड़ा के अंतर्गत। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। जो बरौर है वो श्री गंगानगर के अंतर्गत। जो तिलवाड़ा है वो बाड़मेर। जोधपुरा है तो जयपुर, आपको याद रखना जोधपुर में नहीं होकर कहाँ पर है? जोधपुरा जयपुर के अंतर्गत है। सोनारी जो झुंझुनू के अंतर्गत है। नौ कहाँ है? भरतपुर के अंतर्गत है। और नगर जो टोंक है आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष राजस्थान में पाए गए। तो आपको इन क्षेत्रों को विशेष रूप से याद रखना है भाई कौन सा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ हुआ। यानी जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया उसके बाद में तो वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई। उस समय ये आर्य संस्कृति का क्या हो रहा था? प्रचार हो रहा था। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत चार वेद है। यानी जो वैदिक सभ्यता है इनके बारे में जो जानकारी मिलती है उन जानकारी मिलती है ये चार वेद है ना। अब याद रखना है कि भाई ये जो वेद चार वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, जो सामवेद और अथर्ववेद। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता। और राजस्थान में इन सभ्यताओं के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और 64 में मिले हुए। यानी यहाँ पर जैसे अनूपगढ़ हो गया, तरखान वाला हो गया डेरा और ये चक जो 64 है यहाँ से ये वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। फिर आगे बात करते हैं महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलता है। रामायण से ज्ञात होता है कि राम और रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोद अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर क्या हो गया था? मरुस्थल। ये एक किंवदंती पाई जाती है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि भाई रावण ने जब सीता का हरण कर लिया और उसके बाद राम जी जब लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तो बीच में जो समुद्र है उस समुद्र से जब रास्ता मांगा जाता है, जब समुद्र रास्ता नहीं देता तो भगवान राम क्रोधित होकर ये अमोद जो अस्त्र ये बाहर निकालते हैं और जब इसको फेंका गया था तो इसको राजस्थान जो वर्तमान में राजस्थान है वहाँ पर ये पहले समुद्र था तो इस ओर फेंका गया था, जिससे यहाँ का पानी पूरा क्या हो गया था? सूख गया था। और आज यहाँ पर ये क्या मौजूद है? मरुस्थल मौजूद है। आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे। यह तो प्रमाणित होता है हो ही जाता है। यानी वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते, लेकिन रामायण में वगैरह राजस्थान से संबंधित चर्चाएं होती। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ। यानी जो महाभारत है उसमें भी राजस्थान के अंदर जो आर्य है उनका पर्याप्त उल्लेख हुआ है।
और महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल प्रदेश, कौन सा प्रदेश, जो जांगल प्रदेश, बीकानेर और गंगा नागौर और उसके आसपास का क्षेत्र कौरव और पांडव राज्यों के अधीन था। मत्स्य राज्य उनके मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष जो भेष बदलकर मत्स्य देश के शासन विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। यानी पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास 1 वर्ष बिताया था अपना वेश बदलकर, वो इस मत्स्य देश के अंतर्गत ही बिताया था। और उस समय यहाँ जो राजा थे, जो विराट थे, उनके दरबार में उन्होंने समय बिताया था। और महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ क्या हो गया था, वीर गति को प्राप्त हो गया, यानी मारा गया था। और पांडवों ने अपना 1 वर्ष अंतिम जो अज्ञात वर्ष कहाँ बिताया था, यही विराटनगर के अंदर। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातत्व व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक अपन को जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। एक द्वितीय जनपदों का उदय होता है और द्वितीय में होता है साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। यानी यहाँ पर जनपदों का उदय और फिर जनपदों के द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु जनपदों के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। आगे राजस्थान के अंदर का जो जनपद है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उनके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय हुआ और विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य कौन से, जो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। तो आपसे पूछ सकते कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद है। और इसकी जानकारी मिलते हैं बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है उसके। इनमें से मत्स्य जनपद को राजस्थान में ही स्थित था और राजस्थान ने अनेक भाग जैसे कुरु, सूरसेन और जो अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। यानी जो मत्स्य जनपद है वो कहाँ है, राजस्थान में ही स्थित है। और उसके साथ में जैसे ये कुरु है, सूरसेन है और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत ही आते। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र जिसको अपन कहते हैं, ये सीवी जनपद कहलाता था। तो चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र 327 ईस्वी पूर्व में ही सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए जो पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले जिसको अपन कहते हैं ये मालव, योद्धे और आर्जानायन राजस्थान में आकर बस गए। यानी जब 327 ईसा पूर्व जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था ना, तो ये वहाँ से कुछ कबीले के अंतर्गत जैसे कि कुछ कबीले थे जैसे मालव है, यदोई है, जो आर्याजुनाई है, ये राजस्थान में आकर बस गए थे। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के अंतर्गत होता है। यानी इसका उल्लेख क्या होता है, ऋग्वेद में, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और जो कौपितकीय उपनिषदों में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। यानी शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत भी यहाँ इस मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है अपन को। और दूसरा ये है ना उपनिषद है जिसको अपन कहते हैं कौपितकीय
जो उपनिषद है इसमें भी इस मत्स्य जनपद की क्या मिलती है, जानकारी। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों के अंतर्गत की गई थी, यानी भारत के जो प्रमुख जनपद है उसके अंतर्गत इस मत्स्य जनपद की जानकारी मिलती है, यानी उसकी गणना की जाती है। दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक एवं पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था, और इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। यानी जो ये जयपुर का है, अलवर है, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, यानी मत्स्य जनपद का जो शासक था वो कौन था, राजा विराट, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर, बैराट, जिसको अपन क्या कहते हैं, बैराट, बनाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। तो आपसे पूछ सकते हैं मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है, विराट नगर, और विराट नगर को क्या कहते हैं, बैराट। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ में हुआ था। तो ये विराट की जो पुत्री थी उत्तरा, उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था, अभिमन्यु। इन्हीं का पुत्र जो परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर जो गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए थे, यानी बाद में ये कौन से, ये कुरु वाले और जो यादव है उन्होंने अपने जो शक्ति थी, बल था, वो कम हो गए थे, यानी निर्बल हो गए थे। इन की जो राजधानी विराटनगर की समृद्धि में ही वृद्धि हुई है। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर का कुछ भाग में जो साल्व जाति रहती थी, यानी अलवर है और अलवर के कुछ भागों के अंतर्गत कौन सी जाति रहती थी, ये साल्व जनजाति निवास करती थी। ऐश पर सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था, यानी ये तो साल्व जाति और इसके अंतर्गत, और ये मत्स्य जनपद के अंतर्गत। सालों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था, यानी जो साल्व है उनकी भांति जो चेदी जनपद है वो भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था, और दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता ही होती, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहा, और एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद के अंतर्गत मिला लिया। यानी बाद में चेदी जनपद ने मत्स्य जनपद के ऊपर आक्रमण करके इस मत्स्य जनपद को किस में मिला लिया, चेदी ने अपने जनपद के अंतर्गत मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त की, यानी बाद में ये वापस स्वतंत्र भी हो गया था, किंतु समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीतियों का भी शिकार हुआ, और इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा, मगध जनपद का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ा। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध राज्य में शामिल कर लिया, यानी बाद में इस मत्स्य जनपद के ऊपर किसका अधिकार हो गया था, मगध साम्राज्य का अधिकार हो गया था। आर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के भी अंतर्गत था, यानी बाद में इनके ऊपर किसका अधिकार था, मौर्य साम्राज्य का भी अधिकार था। मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर जो बैराट है, यहाँ से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य कालीन अवशेष इस तथ्यों की पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर मौर्य जो साम्राज्य है वो भी स्थापित हुआ था। तो आगे अपन
नेक्स्ट भाग के अंतर्गत बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।